इसी शहर के गोलीबार चौक नामक मोहल्ले में बसे ठुब्रीकर खानदान में आपका जन्म हुआ। हलवा जनजाति के इस परिवार में 4 भाई तानवा, महादेव, विठोबा और बालाजी रहते थे, जिनका मूल व्यवसाय बुनकरी था। घर के आर्थिक हालात अत्यंत नाजुक होने के बावजूद चारों भाई मिलजुल कर प्रेम पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। आम बच्चों जैसा बचपन, लेकिन दिव्यता की झलक चेहरे पर अवश्य विद्यमान थी। पारिवारिक हालात के चलते आपकी शिक्षा मराठी भाषा की कक्षा 4वीं तक ही हो पाई। प्राइमरी स्कूल के नियमित विद्यार्थी के रूप में हमारे बाबा जूमदेव जी एक होनहार छात्र थे। नियम से स्कूल जाना व समय पर घर पहुंचना उनकी दिनचर्या थी। लेकिन जब भी स्कूल से वापस आने पर वे अपने घर आकर दरवाजे पर दस्तक देते और कोई प्रतिक्रिया न होने पर दरार से झांक कर देखते तो उन्हें मां की बजाय विशालकाय एक आंख दिखाई देती थी। दरअसल उनके दिव्य प्रारब्ध ने अपने शुभ संकेत देना आरंभ कर दिया था। तत्पश्चात आपने पढ़ाई छोड़कर अपने परिवार की सहायता का संकल्प कर अपनी आयु के 12वें साल से पारिवारिक बुनकरी के कार्य की शुरुआत की। क्योंकि प्राचीन काल में शारीरिक सौष्ठव का अत्यंत महत्व था, बालक जूमदेव को भी बचपन में अखाड़े जाने का बड़ा शौक था और वे कुश्ती में अत्यंत पारंगत भी थे, जिस कारण से वे उस परिवार में पहलवान के नाम से प्रसिद्ध थे। उम्र के कुछ बसंत और बीते। सामाजिक प्रथाओं एवं रस्मों के अनुरूप वर्ष 1938 में बाबा जी की उम्र के 17वें वर्ष में आपका विवाह नागपुर जिले के ही खापा गांव के निवासी बापूजी बुर्डे की सुकन्या एवं तड़फदार व अग्रगण्य बुनकर नेता श्री सोमाजी बुर्डे जी की छोटी बहन वाराणसी बाई के साथ संपन्न हुआ। विवाह होने के 2 वर्ष के उपरांत यानी 19 वर्ष की आयु में आपने बुनकरी करने लगे। ये सोने चांदी के जेवरों की दुकान थी। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, सदा सत्यगामी बालक जूमदेव जी के महान गुणों में से एक सत्य व ईमान का प्राकट्य इसी दुकान में घटने वाली एक घटना से हुआ। जुम्मन, मैं जरा घर जा रहा हूं, दुकान पे ख्याल रखना। जी। हे देवा, इतना कीमती हार बाहर कैसे पड़ा है? अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई, वरना ये किसी के हाथ लग जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या करूं? अलमारी तो बंद है, अब इस हार को कहां रखूं? यहां पर रखने से तो गड़बड़ हो सकती है। मुझे यह हार मामा जी के पास पहुंचा देना चाहिए। जुम्मन बेटे, क्या बात है जुम्मन बेटे, इतने परेशान क्यों हो? ये दुकान के हार लेकर तुम यहाँ कैसे आए? मामा जी, ये दरअसल हार दुकान में अलमारी के नीचे पड़ा रहा, तो शायद ये धोखे से गिर गया होगा। मदन भैया भी दुकान पे नहीं थे, इसलिए हार मैं आपके पास ले आया। अरे, कोई डाका को बोल जल्दी बुलाओ।
आजकल दुकान में बहुत लापरवाही हो रहा है। जी मामा जी, आपने मुझे बुलाया? आओ। अरे ये बतलाओ, वो हार जो दिए थे दुकान में रखने के लिए, वो हार कहाँ है? मामा जी, मैंने दुकान की अलमारी में रखा हुआ था। अलमारी में रखा था? जी मामा जी। तुम्हें अच्छे से याद है? जी मामा जी, मुझे अच्छी तरह याद है। हार अलमारी में ही रखा हुआ था। अगर तुमने वो हार अलमारी में रखा था तो ये हार कहाँ से आया? अरे फिर ये क्या है? ये सीखो, इस मासूम बच्चे से सीखो। ये कितना ईमानदार है और तुम कितने लापरवाह हो। एक हार ठीक से रखना नहीं आता। ये बच्चे ईमानदार है, वफादार है, इसलिए ये हार मेरे पास लाकर दिया। और कोई दूसरा होता, लेकर रफू चक्कर हो गया होता, फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इस घटना के उपरांत बाबा जी के मन में यह विचार आया कि मदन सेठ का छोटा भाई अनाप शनाप पैसा खर्च करता है। इसी पैसे की खातिर वो किसी दिन दुकान में भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। ये सब लोग जो आज मुझे ईमानदार कहते हैं, कल किसी घटना के घटने पर इनका दृष्टिकोण भी बदल सकता है। आखिर मैं एक कर्मचारी ही हूं। कल किसी कारणवश ये लोग अपने भांजे का पक्ष लेकर मुझे बदनाम कर सकते हैं। अतः ऐसी किसी भी स्थिति के आने के पूर्व ही मुझे ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए।